स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन में, जिसमें कि हम शिक्षा जगत से जुड़े हुए विभिन्न बिंदुओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ये प्रत्येक उस विद्यार्थी तक पहुँच पाए जिन्हें इन वीडियो की अत्यंत आवश्यकता है। वीडियो का पूरा फायदा उठाने के लिए वीडियो को शुरुआत से आखिर तक देखें। आज हम चर्चा करेंगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र द्वारा बीएड सेकंड ईयर के लिए जो थर्ड पेपर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल समावेशित शिक्षा, जो कि पहले स्पेशल एजुकेशन था, एक ऑप्शनल पेपर था, लेकिन अब एक कंपलसरी पेपर के रूप में है, के लिए सितंबर 2020 में जो क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया गया था के बारे में। ये पेपर 1.5 घंटे और 40 मिनट का पेपर था। इन पेपरों के बारे में हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा के ही नहीं बल्कि भारत की लगभग सभी यूनिवर्सिटियों में बीएड का जो सिलेबस है वो लगभग एक जैसा सा ही है, इनमें बहुत कम या मामूली सा ही अंतर है। ऐसे में अगर आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन कर लेते हैं तो ये आपके लिए वर्तमान में परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, चाहे आप किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हों। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कुछ सुझावों के आधार पर हमने वर्तमान वर्ष में जो पेपर हो रहे हैं उनके बारे में वीडियो बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों में हम आपको इससे पहले भी हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन पर बीएड सेकंड ईयर का फर्स्ट पेपर जो कि नॉलेज एंड करिकुलम के नाम से है उसकी भी एक वीडियो बनाई है, जो कि 1 नंबर से आप देख सकते हो कि सीरियल नंबर 1 से यहाँ पर ये वीडियो दिखाई दे रही है। वीडियो देखने के दौरान आप इस कॉर्नर पे आओगे तो यहाँ हमारे चैनल का लोगो है, इस पे जब आप क्लिक करते हो तो सब्सक्राइब का बटन ऑन हो जाता है और इस पे क्लिक करके आप हमारे इस YouTube चैनल को तुरंत वीडियो देखने के दौरान ही सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी हाल ही में कुरुक्षेत्र द्वारा सितंबर माह में कोरोना संक्रमण काल के दौरान जो परीक्षाओं का आयोजन किया गया था उसमें क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का जो प्रश्न पत्र डिजाइन किया गया था वो 1.5 घंटे और 40 मिनट का है। प्रत्येक इकाई में से कम एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य इस रूप में है कि यहाँ पर जो 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए होते हैं उनका आपको उत्तर देना ही होता है। यहाँ मूल बात यह रहती है कि यहाँ इन प्रश्नों में आपको किसी तरह का कोई ऑप्शन जो है वो नहीं मिलता है। तो यह शॉर्ट आंसर टाइप में आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया है। समावेशी शिक्षा की अवधारणा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशित, जिसमें सभी तरह का समावेशन हो, जहां पर सामान्य बच्चे और पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिन्हें वर्तमान में दिव्यांग कहा जाता है, दोनों बच्चे एक ही क्लासरूम में एक साथ अध्ययन करें। तो इस तरह की शिक्षा समावेशित शिक्षा है। पेपर की जो पहली यूनिट के टॉपिक है, पहले और दूसरे, उस पर एक बड़ा प्रश्न और छोटे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, समावेशित शिक्षा के लिए सहायक सेवाएं। इसके संबंध में जो सहायक सेवाएं हैं उसके संबंध में प्रश्न पूछा गया है। तो दोनों ही प्रश्न जो है वो बहुत आसान और बढ़िया हैं। इसके बाद अगर बड़े प्रश्न की बात की जाए तो दृष्टिबाधिता की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। दृष्टिबाधित बच्चों के समायोजन में परिवार एवं समुदाय की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ इस प्रश्न में एक विशेष बात ये ध्यान रखनी होती है कि यहाँ इस प्रश्न के उत्तर को 6, 5, 5 यानी टोटल 16 नंबर में डिवाइड किया गया है। दृष्टिबाधिता की अवधारणा के लिए 6 नंबर, दृष्टिबाधिता बच्चों के समायोजन में परिवार एवं समुदाय की भूमिका का विश्लेषण, इन दोनों के लिए ही 5-5 नंबर इसमें बनाए गए हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको हमेशा प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। तो बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। दृष्टिबाधित यानी वो बच्चे जिन्हें दिखाई नहीं देता है, ऐसे बच्चों की अवधारणा यानी इनके बारे में एक तरह से जो विचार हैं, जो बिंदु हैं, उनके बारे में चर्चा करने के साथ साथ ही
इन बच्चों के समायोजन में परिवार और समुदाय की क्या भूमिका है, इसके विश्लेषण के लिए चर्चा की गई है। तो वैसे तो दिव्यांग बच्चों के लिए परिवार और समुदाय की जो भूमिका होती है वो लगभग सभी में एक जैसी सी है, लेकिन फिर भी यहाँ इस प्रश्न का उत्तर देते समय हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ हमने बात करनी है दृष्टिबाधित बच्चे, यानी कि वो बच्चे जिनको विजुअल इंपीयरमेंट है, देखने से जुड़ी हुई समस्या है। प्रश्न संख्या 2, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में सर्व शिक्षा अभियान एवं असमर्थ व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक्ट 2006 की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो यहाँ इन्होंने फिर 2 प्रश्नों को 8-8 नंबर में डिवाइड करके पूछ लिया है। तो अगर आप इन दोनों प्रश्नों को देखो तो इसमें जो पहले वाला प्रश्न जो विजुअल इंपीयरमेंट बच्चों के लिए था और इसमें परिवार और समुदाय की क्या भूमिका है के विश्लेषण के बारे में था, ज़्यादा आसान है क्योंकि वहाँ आप आसानी से और बहुत बढ़िया उत्तर दे सकते हो, जबकि यहाँ आप सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2 बिंदु हैं, 2 बिंदुओं के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। यहाँ आपको तथ्य के आधार पर ज्यादा बिंदुओं का वर्णन करना पड़ेगा, इसलिए पहला प्रश्न जो है वो कुछ ज्यादा आसान रहेगा इस प्रश्न को अटेम्प्ट करना और आपको इसमें अंक भी अच्छे प्राप्त होंगे। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी द्वारा बीएड सेकेंड ईयर के लिए सेकंड पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए प्रश्न पत्र का निर्माण किया था, उस प्रश्न पत्र पर भी हमने सीरियल नंबर 2 से एक वीडियो का निर्माण किया है। तो अगर आप वर्तमान में चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी सिरसा के लिए बीएड सेकेंड ईयर के लिए पेपरों की तैयारी कर रहे हैं तो अभी तक ऐसा ही है कि चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी द्वारा भी मैनुअल एग्जाम लिए जाएंगे, जैसे कि पहले पेपर होते थे उसी रूप में कि आपको एक परीक्षा केंद्र पे जाना होगा और वहां पर 3 घंटे बैठ करके परीक्षा देनी होगी। ऑनलाइन एग्जाम के संबंध में अभी तक चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो अगर आप इस रूप में पेपर दे रहे हैं तो आपको एक बार असेसमेंट फॉर लर्निंग जो पेपर है वो भी देख लेना चाहिए, ताकि आपकी जो तैयारी है वो और बढ़िया और बेहतर तरीके से हो सके, आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ये प्रत्येक उस विद्यार्थी तक पहुंच जाए जो वर्तमान में बीएड सेकेंड ईयर में अध्ययनरत है, और इससे हमारा जो टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचना वो भी पूर्ण हो जाएगा। समावेशित शिक्षा के इस प्रश्न पत्र में जो इकाई नंबर 2 है उसमें प्रश्न नंबर 4 है, समावेशित वातावरण में सहपाठी शिक्षण अधिगम युक्ति की व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब पीयर ट्यूटरिंग एज ए टीचिंग स्ट्रेटजी फॉर इंक्लूसिव सेटिंग इन डिटेल। तो समावेशित वातावरण में यानी ऐसा वातावरण जिसमें सामान्य बच्चे और एक तरह से विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे हैं वो एक साथ अध्ययन करें, तो उनके अध्ययन के लिए सहपाठी यानी साथ में पढ़ना के रूप में जो शिक्षण अधिगम की जो विशेष युक्तियां हैं कि किस तरह से उनको अच्छे ढंग से शिक्षा दी जाए, जो विशेष आवश्यकताएं वाले बच्चे हैं उनमें किसी भी तरह की हीन भावना का विकास न हो। ठीक इसी तरह जो सामान्य बच्चे हैं वो भी इन बच्चों के प्रति अपना जो दृष्टिकोण है वो अच्छा दृष्टिकोण या सकारात्मक पॉजिटिव एटीट्यूड उनमें निर्मित हो सके। इस तरह की युक्तियों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सहपाठी शिक्षण अधिगम युक्तियों के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी आसान और काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। अगर इस प्रश्न को आप हल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप इस प्रश्न में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना क्या है? व्हाट इज इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम IEP? डिस्कस इट्स प्रोसेस विद स्टेप इन डिटेल। तो ये प्रश्न भी बहुत अच्छा और बढ़िया प्रश्न है। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना क्या है, इसके सोपानों सहित इसकी प्रक्रियाओं की चर्चा कीजिए। तो यहाँ इस प्रश्न को फिर 6 नंबर में आपको बताना है कि IEP क्या है और 10 नंबर में बताने हैं इसके सोपानों के बारे में। तो ये प्रश्न थोड़ा सा एक तरह से पॉइंट टू पॉइंट लिखने वाला प्रश्न है, लेकिन फिर भी ये काफी अच्छा प्रश्न है। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना IEP यानी प्रत्येक व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का निर्माण किया गया है, जो कि एक व्यक्तिगत शैक्षिक योजना के रूप में है। इसके अनुसार मूल रूप में यही बिंदु
तो रखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है उसको उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि ऐसी परिस्थिति में वो एक अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाए और शिक्षा ग्रहण करने के बाद में वो समाज का एक महत्वपूर्ण बिंदु बन पाए। इसलिए प्रत्येक बच्चे को उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार ही शिक्षा दी जानी चाहिए और वर्तमान में ऐसे प्रयास किए भी जा रहे हैं। वैसे तो हमारी शिक्षा पद्धति में 10th क्लास के बाद ही आर्ट, कॉमर्स, साइंस जो स्ट्रीम है वो अलग हो पाते हैं, टेक्निकल एजुकेशन का स्ट्रीम है जो वो अलग हो पाता है, ताकि विद्यार्थी जो है वो अलग अपनी योग्यता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार सीख सकें। लेकिन मूलतः बात यह भी है कि 10वीं क्लास तक, माध्यमिक शिक्षा तक वो शिक्षा का उसका एक बहुत अच्छा बेस तैयार हो जाता है, जिसके आधार पर उसकी आगे की जो शिक्षा है वो बहुत ही बढ़िया ढंग से, अच्छे तरीके से करवाई जा सकती है। तो इसी तरह की जो चीजें हैं वो व्यक्तिगत शैक्षिक योजना के अंतर्गत आती हैं, जिसमें कि एक बच्चे को प्राइमरी लेवल से ही कुछ इस तरह की शिक्षा दी जाती है जो कि उसकी आवश्यकताओं को पहचान करके उसी के अनुरूप उसे शिक्षा दी जाती है। अब इस प्रश्न में जो थोड़ा सा एक मुश्किल बिंदु है वो ये है कि यहाँ इन्होंने इसके संबंधित जो सोपान है उनके बारे में पूछा है और इसकी प्रक्रिया पर चर्चा करनी है। तो ये प्रश्न इस वजह से थोड़ा सा, इस प्रश्न का उत्तर दे पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जिस बच्चे ने इस चीज को अच्छे से पढ़ा, समझा है और जिसको अच्छे से ये चीज याद है, वही बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से दे सकते हैं। जबकि यहाँ इस प्रश्न में किसी भी तरह के कोई तुक्के मारने जैसी जो बात है वो संभव नहीं हो पाएगी। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि ये प्रत्येक उस विद्यार्थी तक पहुंच पाए जिन्हें अभी वर्तमान में बीएड के एग्ज़ाम देने हैं। अगर आप इन वीडियो के संबंध में या एजुकेशन, टीचर एजुकेशन के संबंध में हमें कुछ जानकारी देना चाहते हैं या अपने अमूल्य विचार हमसे साझा करने चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम ऐप या व्हाट्सएप पर भी 9355695753 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब तक जितने भी बच्चों ने मैसेज किया है, हालांकि इन दिनों एग्ज़ाम है, बहुत बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा जैसे ही टाइम मिलता है, टाइम मिलते ही सभी बच्चों के इन बिंदुओं का रिप्लाई किया जाता है। जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन पर। धन्यवाद।